साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम, जिसका जो प्री की परीक्षा है वो अक्टूबर 2021 में प्रस्तावित है, उसके लिए टेस्ट देख रहे हैं। तो आज के दिन जो टेस्ट हम लोग देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। यह जो पूरा टेस्ट है, अर्थात 150 जो क्वेश्चन है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं। तो इन 150 क्वेश्चन को हम लोग 2 पार्ट में करेंगे। ये जो पहला वीडियो है, इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन को पूरी व्याख्या के साथ देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं हम लोग। इसमें जो आपका सबसे पहला प्रश्न है वो है, भारतीय परिषद का गठन कब किया गया? तो भारतीय परिषद का गठन जो है ये होता है भारत शासन अधिनियम 1858 के माध्यम से, जिसे 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, केंद्र में द्वैध शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था की गई। दूसरा, इस अधिनियम में एक अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई। तो दूसरा कथन सही है, पहला वाला गलत है, क्योंकि केंद्र में द्वैध शासन को समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। संघीय विषयों को दो भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल जो है वो कुछ पार्षदों की सहायता से करता था, जो कि संघीय व्यवस्थापक के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। ठीक है, और इसी अधिनियम के माध्यम से बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। तो इस प्रकार से पहला वाला गलत है, दूसरा सही है, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है, इस समय वायसराय मॉन्टेग्यू थे, गलत है। दूसरा, इस अधिनियम के तहत लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, दूसरा वाला सही है। तो इसमें बताना उपयुक्त में कौन सा सही नहीं है, तो ए वाला सही नहीं है, पहला वाला सही नहीं। देखिए क्या, भारत शासन अधिनियम 1919 जो है ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है, जिसमें से मॉन्टेग्यू जो है ये भारत सचिव थे और चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो ये इस समय के तत्कालीन वायसराय थे। इस अधिनियम के माध्यम से वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से 3 का भारतीय होना अनिवार्य कर दिया गया। और जो दूसरा वाला कथन ये सही है, तथा इसके अलावा प्रथम बार राज्य विधानसभाओं को अपना बजट बनाने के लिए अधिकृत किया गया। इसके साथ ही सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन को विस्तारित करके इसमें ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों को भी शामिल किया गया। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, किंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है? तो राज्य की विधानसभाएं। आर्टिकल 54 के अनुसार राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में लोकसभा, राज्यसभा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, तो निर्वाचित पे फोकस करिएगा, निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य जो है वो राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत हो। अगला है, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान हैं? तो जो 10वीं अनुसूची रही है, 10वीं अनुसूची में इसके संबंध में प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, 10वीं अनुसूची ये आपके 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से इसको लाया गया था या जोड़ा गया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है, न्यायिक पुनर्विलोकन की प्रणाली है, जो कि इंग्लैंड में नहीं है। तो ये जो प्रणाली है वो आपका अमेरिका और भारत दोनों जगह पर है। भारतीय संविधान मान्यता देता है धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को दोनों को देता है। ठीक है, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण और शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार दिया गया है। यद्यपि संविधान में अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है और उपरोक्त अनुच्छेद 29 और 30 में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान में कोई संशोधन करने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह पे लाया जा सकता है, अर्थात बी ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। आर्टिकल 368 के माध्यम से 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज सर्वप्रथम का आरंभ कहाँ आरंभ की गई? राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश में की गई थी। भारत के संविधान में उल्लिखित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, बिल्कुल सही है। संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी बात सही है, अर्थात बी ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 59 में कहा गया है कि राष्ट्रपति संसद में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, और आर्टिकल 79 में संघ के लिए संसद होगी जो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। निम्नलिखित को संविधान की प्रस्तावना में अंतर्लिखित आदर्शों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या आएगा? न्याय। सबसे पहले आपका न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता आएगा, फिर बंधुत्व आएगा, फिर समता आएगा, फिर बंधुत्व आएगा, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति जो है, इन्होंने त्रिस्तरीय पद्धति की व्यवस्था की बात की, त्रिस्तरीय पद्धति। अशोक मेहता द्विस्तरीय पद्धति की बात की,
और एल एम सिंघवी ने स्थानीय स्वशासन पद्धति की और जीवी के राव समिति ने प्रतिनिधित्व के तरीकों में सुधार की बात की। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 का जो है सी ऑप्शन 2143 सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, फिर दो सूचियां हैं, इन्हें सुमेलित करना। लोक लेखा समिति क्या है? ये एक वित्तीय समिति है। लोक लेखा समिति आपकी वित्तीय समिति है। याचिका समिति जो है, याचिका समिति ये कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति ये क्या है? ये आपकी तदर्थ समिति है। तदर्थ समिति है। और विभागीय समिति क्या है? ये स्टैंडिंग समितियां हैं। इस प्रकार से आपका 3412 सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, वित्त विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, केंद्रीय बजट की प्रस्तुति के पूर्व में लोकसभा में प्रत्येक वर्ष वित्तीय विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, ऐसा नहीं है, तो पहला वाला सही नहीं। दूसरा, प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, बिल्कुल सही है, ठीक है, तो दूसरा वाला आपका जो है ये सही है, ठीक। तो 14 का आपका क्या हो जाएगा? केवल 2, ठीक है। धन विधेयक के बारे में अनुच्छेद 110 में, वित्त विधेयक के बारे में 117 1 और 2 दोनों में दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? जो अखंडता है ये नहीं सम्मिलित था। 1942 संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को संविधान में जोड़ा गया। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत माना जाता है सार्वभौमिकता का। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो इसमें लोक कल्याण ये शब्द इसमें नहीं दिया गया है। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, ये जो मामला रहा है इसमें। अगला है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? बी आर अम्बेडकर ने कहा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जो है इसमें संविधान में आर्टिकल 21A के तहत इसमें जगह दी गई। मूल अधिकार के तहत मौलिक कर्तव्य बनाया गया। पंचायत समिति के सदस्य हैं, ये क्या होते हैं? जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, तो 22 का ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय प्रतिमान की संस्तुति की, जिसको सरकार ने नहीं माना था। संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, जिसकी सिफारिश 1988 में बनी थुंगन समिति ने की थी। संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्देशित किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 कार्यों को सूचीबद्ध किया गया है। अगला है, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें से आप देखिए न्यायिक पुनरीक्षण इसमें नहीं आता है। एक क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, तो 28 है आपका कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या रहा है? कि लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना, ये इसका मूल उद्देश्य था। पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो संथानम समिति इससे संबंधित नहीं है, बल्कि जबकि बलवंत राय मेहता समिति 1957 की, अशोक मेहता समिति 1977 की, जीवी के राव समिति 1985 की, LM सिंघवी समिति 1986, थुंगन समिति 1988, गाडगिल समिति 1988, ये सभी जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। पंचायती राज किस सूची के अंतर्गत आता है? राज सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक राज्य सरकार के ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? तो यह है अनुच्छेद 40। निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राज्य वित्त आयोग ये उत्तरदायी है, जिसका गठन अनुच्छेद 243 243I के तहत किया गया है। यह एक संवैधानिक संस्था होती है। आगे दो सूचियाँ दी गई हैं, इन्हें सुमेलित करना है। देखिए आर्टिकल 54 ये राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है, 75 प्रधानमंत्री की नियुक्ति संबंधित है, 155 मुख्यमंत्री राज्यपाल की नियुक्ति, 164 मुख्यमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है। इस प्रकार से आपका 4321 ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? आर्टिकल 324 के तहत भारत के निर्वाचन आयोग की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। सीपीआई का गठन जो है आपका 1920 में हुआ, सीपीएम का गठन 1964 में होता है, एआईडीएमके का गठन जो है 1972 में होता है और तेलुगु देशम का 1982 में होता है। इस प्रकार से आपका 2314 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं 38 नंबर क्वेश्चन, भारतीय साम्यवादी दल की विभाजन दो दलों सीपीआई और सीपीएम में किस वर्ष की गई? किस वर्ष होता है? 1964 में होता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों
के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 के तहत। निम्न विधेयकों में से किस एक के द्वारा एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है? संविधान संशोधन विधेयक का। आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम ये जो है इससे आपका संबंधित है। ये आता है 1989 में, जिसके तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव मतदान की उम्र 21 से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया केशवानंद भारतीवाद 1973 में। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो संथाली जोड़ी गई। इसमें जो है 92वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है 4 भाषाएं बोडो, संथाली, डोगरी, मैथिली को जोड़ा गया। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल, जबकि मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। संविधान की 6ठी अनुसूची में इनमें से किस राज्य में ये जो 6ठी अनुसूची वाला है किस राज्य में लागू नहीं होती? तो मणिपुर में लागू नहीं होती। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में लागू होती है, परंतु मणिपुर में नहीं लागू होती है। भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार क्या है? यह एक संवैधानिक अधिकार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधायिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं, कार्यपालिका की कृतियों पर निर्बंधन करते हैं। तो इनमें से कोई भी सही नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, देखिए है क्या कि एक सेकेंड, संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के किसी भी भाग पर निर्बंधन नहीं लगाते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का स्वरूप सकारात्मक है, ना कि नकारात्मक, क्योंकि ये राज्यों को कार्य करने का निर्देश देते हैं। अगला है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्री परिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? तो स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, अनुपूरक प्रश्न, ये सभी के सभी इसमें आते हैं। इसके अलावा आपका इसके तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, आधे घंटे की चर्चा, अनुपूरक प्रश्न, ये सभी आते हैं। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ठीक है, इसमें आपका निर्धारित है। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें नीति निर्देशक तत्वों को 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी एवं उदारवादी में विभक्त किया गया है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? तो यह मूल कर्तव्य में किया गया है। तो देखिए, भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में अनुच्छेद 51 का 51 का को जोड़ा गया, जिसमें 10 मूल कर्तव्य शामिल थे, जिसमें तीसरा वाला जो मौलिक कर्तव्य है वह यही कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, इसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया और वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला निम्नलिखित में कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो प्राक्कलन समिति, जिसमें 30 लोकसभा के सदस्य जो है इस समिति में शामिल होते हैं। सांसदों को प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सा उपाय है जो विधिवत प्राप्त निर्धारित नहीं है? ये शून्यकाल है। ठीक है, 0 आवर। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा उपाय जो लोक महत्व के मामलों पर मंत्री का ध्यान खींचता है? तो ध्यानाकर्षण नोटिस है। आगे, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न से किसकी सिफारिश पर की गई? संथानम समिति की सिफारिश पर, जो कि 1962-1968 की ये समिति रही है और 1964 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें का निर्धारण कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक संघ लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता, शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्ती आदि का वर्णन विस्तार से वर्णन किया गया है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के निम्न से कौन से अनुच्छेद में बजट का उल्लेख किया गया? तो किसी में नहीं किया गया है। देखिए, संविधान में बजट की जगह पे वार्षिक वित्तीय वितरण कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से बजट शब्द का संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, परंतु वार्षिक वित्तीय विवरण का नाम जो है यह संविधान के अनुच्छेद 112 में है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों का समर्थन की आवश्यकता होती है? कुल 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद कब गठित किया गया? इसको गठित किया गया था आपका 6 अगस्त 1952 को, 6 अगस्त 1952 डी ऑप्शन, और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता था। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950 को सरकार की कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश का अनुरूप थी। या न तो संवैधानिक और ना ही वैधानिक था। अब इसकी जगह पे नीति आयोग कार्य करता है। निम्न में से कौन सा संविधानोत्तर संस्था है? तो आपका योजना आयोग, जबकि संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ये सभी क्या हैं? संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो ये आपकी संवैधानिक संस्थाएं हो गई।
चूँकि संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 315, वित्त आयोग 280, चुनाव आयोग 324। वित्त आयोग एवं योजना आयोग के परस्पर विलय का प्रस्ताव किसने दिया था? आशुतोष पांडे ने। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सिफारिश सुझाव दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। 1966-70 के प्रशासनिक सुधार आयोग के द्वारा दिया गया था। अब यहाँ पे 2 सूचियाँ दी गई, इन्हें सुमेलित करना है। तो देखिए, संसद का गठन आपका आर्टिकल 79 के तहत, राज्यसभा की संरचना आर्टिकल 80, लोकसभा की संरचना 81 के तहत, संसद के सत्र एवं सत्रावसान एवं विघटन आर्टिकल 85 के तहत। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा 1, 2, 3, 4। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। लोकसभा में सभी राज्यों संघ शासित राज्य छोड़कर को छोड़कर कुल कितने प्रतिनिधि अधिकतम हो सकते हैं? तो 530 हो सकते हैं। 20 जो है ये संघ शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे चलते हैं 64 पे सामान्यतः लोकसभा की अवधि 5 वर्ष की होती है, जिसकी गणना लोकसभा के प्रथम अधिवेशन की तारीख से होती है। अनुच्छेद 88 संबंधित है किससे? सदन के बारे में मंत्रियों के अधिकार से संबंधित है या, ठीक है। तो इसमें मंत्रियों महान्यायवादी के अधिकार से संबंधित है ये। निम्नलिखित में से कौन सा संसद की स्थायी समिति नहीं है? तो देखिए, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये सभी स्थायी समितियां, अर्थात डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है आर्टिकल 110 के तहत, और इसका निर्णय अंतिम होता है। इसके निर्णय को किसी न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अधीन सभी दंडनीय अपराध क्या है? संज्ञेय तथा असक्षेपता विचारणीय है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा संबंधी अधिनियम लागू किया गया 26 अक्टूबर 2006 को। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। अध्यादेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, अब जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और किसी उद्देश्य विशेष के लिए कानून की आवश्यकता हो तो राष्ट्रपति इसे जारी कर सकता है। बिल्कुल सही है, आर्टिकल 123 के तहत। दूसरा, इसका प्रभाव संसद द्वारा निर्मित कानून के समान होता है। दोनों सही है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ना तो एक असत्य है, ना तो 2 असत्य है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का गारंटर है, बिल्कुल। या भारतीय संविधान का संरक्षक है, यह भी सही है। या भारत में अपील का सर्वोच्च न्यायालय है, यह भी सही है। अर्थात तीनों सही है, 1, 2, 3, डी ऑप्शन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 वर्ष हो सकती है। देखिए, सामान्यतः राष्ट्रपति शासन 6 माह तक रह सकता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में संसद इसे 3 वर्ष तक विस्तारित कर सकता है। अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट का आकार मंत्रिपरिषद से छोटा होता है, बिल्कुल होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री एवं उप मंत्री शामिल होते हैं। तो कौन से कथन सत्य हैं? दोनों ही कथन आपके पूरी तरीके से सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। तो ये है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, ठीक है। और 1774 में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई। तो इस प्रकार से हम लोग ने यहाँ पे 75 क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इससे आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।